राधे राधे friends, welcome to my YouTube channel Best Knowledge. First of all, please don't forget to like and comment my video. So today we will discuss about vector space chapter number 4 of BSc 5th semester of Maths, first book, group and ring theory and linear algebra. फुल डिटेल मैंने यहाँ लिख दी है, कौन सा चैप्टर है, क्या नेम है, बुक कौन सी है, सब कुछ। ये इसका सेकंड लेक्चर है, इसका एक लेक्चर हो चुका है। अगर आपको इसके प्रीवियस का लेक्चर देखना है तो डिस्क्रिप्शन में इसकी बनी बनाई प्लेलिस्ट का लिंक है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। साथ ही इसके प्रीवियस के चैप्टर्स के लेक्चर्स देखने हैं तो वो भी उसी प्लेलिस्ट में ऐड हैं, या इसके प्रीवियस के सेमेस्टर जो हैं 1, 2, 3, 4 सेमेस्टर, उनके वीडियोस चाहिए मैथ्स के लेक्चर्स, तो वो भी मेरे चैनल पर अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं। या फिर आपको नहीं भी मिल रहे हैं तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में मैसेज ड्रॉप कीजिएगा, मैं आपको उस सेमेस्टर के मैथ्स की प्लेलिस्ट को शेयर कर दूँगी, लिंक शेयर कर दूँगी। ठीक है, तो अगर आपने इसका फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो मैं आपको यही एडवाइस करूँगी कि आप इसका फर्स्ट लेक्चर देख लें, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये था इसका फर्स्ट लेक्चर, जिसमें हमने जाना था लीनियर डिपेंडेंस एंड लीनियर इंडिपेंडेंस के बारे में, और साथ ही हमने उसके बेसिस पे ही एक क्वेश्चन किया था। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में 110% मिल जाएंगे। अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर को देखिएगा, आपको इस टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे। लॉन्ग में ये क्वेश्चन आता है, पूरा मैंने डिटेल से अच्छे से बताया था, तो इसको आप देख लीजिएगा फर्स्ट लेक्चर को। आज इसका सेकंड लेक्चर है, जिसमें मैं कुछ थियोरेटिकल टॉपिक्स लेकर आई हूँ, जिसकी डेफिनेशंस आपसे एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। इस वीडियो के बाद, इस लेक्चर के बाद मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, समझ में आ गया है, और ऐसे क्वेश्चंस कराइए हमें प्रैक्टिस के लिए। सो ये वाले क्वेश्चंस मैं आपको थर्ड लेक्चर में करा दूंगी। अभी सेकंड लेक्चर में इसके जो टॉपिक्स बचे थे वेक्टर स्पेस के, वो कवर अप करेंगे, फिर थर्ड लेक्चर में हम प्रैक्टिस कर लेंगे। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो होने वाला है बेसिस ऑफ अ वेक्टर स्पेस। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप अपने स्कूल के टीचर से पूछिएगा ये चैप्टर का ये वाला टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है, तब आपको पता चलेगा। तो बेसिस ऑफ अ वेक्टर स्पेस आज हम पढ़ेंगे, इसके बारे में जानेंगे। सो मैं यहाँ पर सबसे पहले इसका लिख देती हूँ थ्योरी जितनी भी है, फिर आपको एक्सप्लेन कर दूँगी। सो देखिएगा फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर डेफिनेशन को नोट किया है, आइए इसे पढ़ते हैं और समझते हैं। अ सबसेट एस, कोई सबसेट है एस ऑफ अ वेक्टर स्पेस, किसी वेक्टर स्पेस का कोई सबसेट है एस, और वेक्टर स्पेस को डिनोट किया है वी एफ से, ये मैं अपने प्रीवियस लेक्चर में बता चुकी हूँ। इज सेट टू बी बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस, वो क्या कहलाएगा, बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस कहलाएगा। कब कहलाएगा, यदि दो कंडीशंस हैं यहाँ पर, एस कंसिस्ट ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर। तो एस जो सबसेट है किसी वेक्टर स्पेस का, वो कंसिस्ट करना चाहिए, क्या, कंसिस्ट लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर। अब देखिए लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर क्या होता है, इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बोल दिया था कि इसका फर्स्ट लेक्चर देख लें। लीनियरली डिपेंडेंट, लीनियरली इंडिपेंडेंट दोनों बताया है। तो यहाँ पर पूछा है लीनियरली इंडिपेंडेंट, सॉरी पूछा नहीं है, बताया गया है। तो यहाँ पर अगर आपने मेरा फर्स्ट लेक्चर देखा होता तो आपको पता होता लीनियरली इंडिपेंडेंट क्या होता है। सो अगर सबसेट्स कंसिस्ट करता है लीनियरली इंडिपेंडेंट को, पहली कंडीशन, ठीक है। दूसरी कंडीशन है एस जनरेट्स वी एफ, एस जनरेट्स क्या करेगा, वेक्टर स्पेस को जनरेट्स करेगा, जो सबसेट है वो जनरेट करेगा वेक्टर स्पेस को कुछ इस तरह से। एस जनरेट को इस तरह से हम दिखा देते हैं वी एफ, ये चीज़ आपको समझने की है, ठीक है। ईच वेक्टर्स इन वी, जो सारे वेक्टर्स हैं वो किस में होंगे, वी यानी कि वेक्टर स्पेस में होंगे। इज़ अ लीनियर कॉम्बिनेशन, एक लीनियर कॉम्बिनेशन है ऑफ अ फाइनाइट नंबर के ऑफ एलिमेंट ऑफ एस। जो सबसेट है उसके जो एलिमेंट्स हैं वो फाइनाइट नंबर्स के होंगे लीनियर कॉम्बिनेशन के साथ। तब ये दो कंडीशंस अगर होती हैं तो कोई भी सबसेट क्या कहलाता है, बेसिस ऑफ अ वेक्टर स्पेस, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गई होगी, लेकिन फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप मैसेज को अपने ड्रॉप कीजिएगा, मैं दोबारा से आपको क्लियर कर दूंगी, ठीक है। साथ ही मैं इसलिए बोल रही हूँ आपसे फर्स्ट लेक्चर देखने के लिए, मैथ्स जो होती है ना, मैथ्स को आप समझिए। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपकी प्रीवियस नॉलेज से कनेक्ट करता है। देखिए जब आपको एडिशन आता है तभी आप मल्टीप्लिकेशन सीखते हैं, आप डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन नहीं सीख सकते। अगर आपको एडिशन आता है, आप सीख चुके हैं और उसको भूल गए हैं, और फिर मल्टीप्लिकेशन सीखना चाहते हैं आप, तब भी नहीं सीखते। तो आपकी जो प्रीवियस नॉलेज होती है मैथ्स में, वो कनेक्ट होती है आपकी फर्दर नॉलेज से। तो इसलिए अगर आपको
नॉलेज अपनी अच्छी करनी है मैथ्स में, तो अपना जो प्रीवियस कंटेंट होता है, प्रीवियस टॉपिक्स होते हैं मैथ्स के, वो आपको अच्छे से पढ़ने और समझने होते हैं। ठीक है, मैथ्स सब्जेक्ट एक लैडर की तरह है कि आप 1 बाय 1 आप उसको चढ़ते हैं और समझते हैं। ठीक है, और अदर सब्जेक्ट की तरह नहीं है कि कोई टॉपिक है फिर आप आगे बढ़ रहे हैं तो वो टॉपिक कुछ काम का नहीं है, आगे बढ़ गए हैं तो वो कोई नहीं है, ऐसा नहीं है मैथ्स में। ठीक है, सो अभी हमने जाना है यहाँ पर बेसिस ऑफ अ वेक्टर स्पेस। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा डायमेंशन ऑफ अ वेक्टर स्पेस की व्हाट इज डायमेंशन ऑफ अ वेक्टर स्पेस। ये भी अच्छा टॉपिक है, एग्जाम्स में इसकी डेफिनेशन पूछी गई है। इस तरह से पूछ लेते हैं, क्वेश्चन आता है डिफाइन द डायमेंशन ऑफ अ वेक्टर स्पेस या डेफिनेशन ऑफ अ वेक्टर स्पेस, या फिर लिख के आता है व्हाट इज डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस। सो मैं आपको यहाँ पर बता दे रही हूँ कि किस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं, किस लैंग्वेज में आपके क्वेश्चंस आते हैं। सो ये बहुत अच्छी बात है, हर कोई बताता भी नहीं है कि किस तरह से आएगा। कभी कभी क्वेश्चन आपको क्वेश्चन का आंसर पता होता है लेकिन क्वेश्चन को इतना घुमा के पूछ लेते हैं कि आप समझ ही नहीं पाते कि पूछा क्या है, और आता था क्वेश्चन भी आप छोड़ आते हैं एग्जाम में। सो डायमेंशन ऑफ अ वेक्टर स्पेस अब हम जानेंगे। अब देखिएगा, डायमेंशन ऑफ अ फाइनाइट डायमेंशनल ऑफ वेक्टर स्पेस इज द नंबर ऑफ वेक्टर्स इन एनी बेसिस सेट्स ऑफ द वेक्टर स्पेस। देखिए, डायमेंशन ऑफ अ फाइनाइट डायमेंशनल ऑफ अ वेक्टर स्पेस, ये कह रहे हैं कि कोई भी डायमेंशनल वेक्टर स्पेस का डायमेंशन क्या होता है, इज द नंबर ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर्स का नंबर्स होता है। ठीक है, नंबर ऑफ द वेक्टर इन एनी बेसिस सेट, किसमें, अभी हमने ऊपर पढ़ा बेसिस सेट्स ऑफ द वेक्टर स्पेस, वेक्टर स्पेस के बेसिस सेट्स में जो नंबर ऑफ वेक्टर्स होता है वही क्या होता है, डायमेंशन होता है किसका, ऑफ अ वेक्टर का। ठीक है, द डायमेंशन ऑफ द वेक्टर स्पेस वी एफ इज डिनोटेड बाय, वेक्टर स्पेस के डायमेंशन को डिनोट किस तरह से करता है, DIM, इस तरह से डायमेंशन ऑफ वी। ठीक है, डायमेंशन ऑफ वी। तो ये प्यारी सी छोटी सी डेफिनेशन थी जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो आज मैं सोच रही हूँ थ्योरी ही कवर की जाए, सॉल्व वाले क्वेश्चन नहीं बताए जाएं, थ्योरी ठीक रहेगी। अब हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है होमोमॉर्फिज्म ऑफ अ वेक्टर स्पेस और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। होमोमॉर्फिज्म के बहुत सारे टॉपिक हैं, आपने काफ़ी जगह पढ़ा है होमोमॉर्फिज्म, तो यहाँ वेक्टर स्पेस में भी आप पढ़ेंगे होमोमॉर्फिज्म वेक्टर स्पेस का, और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के नाम से भी इसको जानते हैं। कभी कभी होमोमॉर्फिज्म ऑफ अ वेक्टर स्पेस के बदले क्या बोल देते हैं, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो दोनों को ध्यान रखिए, दोनों चीज़ें सेम हैं। सो देखिएगा गाइस, मैंने यहाँ पर हेडिंग नोट कर दी है होमोमॉर्फिज्म ऑफ अ वेक्टर स्पेस और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब मैं इसकी यहाँ पर डेफिनेशन और लिख देती हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन करूँगी। देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर नोट किया है लेट UF एंड VF बी 2 वेक्टर स्पेस। यहाँ पर हमने 2 वेक्टर स्पेस लिए हैं, UF एंड VF। काफ़ी बार मैं बता चुकी हूँ, होमोमॉर्फिज्म मैपिंग होती है एक तरह की, तो जहाँ भी आपको होमोमॉर्फिज्म वर्ड दिखे समझ जाइए वहाँ मैपिंग हुई है। सो यहाँ पर देन अ मैपिंग, एक मैपिंग हुई है F, मैपिंग का नेम इन्होंने F रख दिया U से V में। ठीक है, U से V में हुई है, यानी कि वेक्टर स्पेस UF से VF में मैपिंग हुई है, इस कॉल्ड होमोमॉर्फिज्म और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। होमोमॉर्फिज्म और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहलाएगा U का V में, U इंटू वी, इसका मतलब है U का V में। ठीक है, तो 2 कंडीशंस हैं जो सेटिस्फाई होना चाहिए, तभी वो वेक्टर स्पेस आपका होमोमॉर्फिज्म कहलाता है। देखिए 2 कंडीशंस क्या हैं, यहाँ पर देखिए नेक्स्ट पेज पर मैं आपको बता देती हूँ। वो 2 कंडीशंस हैं कि F अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू F अल्फ़ा प्लस F बीटा, ये मैं बता चुकी हूँ अपने प्रीवियस लेक्चर्स में। ठीक है, या फिर एक कंडीशन ये होती है F अल्फ़ा डॉट बीटा इक्वल्स टू के F अल्फ़ा डॉट F बीटा, ये कंडीशंस होती हैं। तो ये जो अल्फ़ा और बीटा हैं वो क्या हैं, अब आप सोचेंगे हाँ तो अभी हमने U और V के बारे में पढ़ा, ये अल्फ़ा बीटा कहाँ से आ गए। ये जो अल्फ़ा बीटा हैं ये बिलोंग्स कर रहे हैं आपके, फॉर एवरी कंडीशन अल्फ़ा एंड बीटा बिलोंग्स टू U। U जो वेक्टर स्पेस है उसमें से अल्फ़ा और बीटा बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह से भी लिख देते हैं FA अल्फ़ा बराबर F अल्फ़ा और A बाहर आ जाएगा। ये कंडीशन भी होती है, इसके बदले सेकंड वाले के बदले कभी कभी ये कंडीशन भी होती है FA अल्फ़ा A बाहर F अल्फ़ा, बिकॉज A जो है कांस्टेंट टर्म है जो कि बिलोंग कर रहा है आपका F से। ठीक है, तो इस चीज़ को समझना यहाँ पर ज़रूरी हो जाता है। इस तरह से भी लिख देते हैं, बहुत तरीके हैं इनके लिखने के, FA अल्फ़ा प्लस B बीटा
इक्वल्स टू के ए एफ एल्फा प्लस बी एफ बीटा। ठीक है, इस तरह से मिल जाता है फॉर एवरी कंडीशन। ए और बी अब की बार दो कांस्टेंट है जो कि आपके एफ से बिलोंग कर रहे हैं, और अल्फा और बीटा भी मैंने आपको ऊपर भी बताया है जो किससे बिलोंग कर रहे हैं, यू से बिलोंग कर रहे हैं। यू क्या है आपका, वेक्टर स्पेस। सो ये थी होमोमॉर्फिज्म ऑफ अ वेक्टर स्पेस, या फिर कह सकते हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ये कंडीशंस आपको ध्यान रखनी है बस अच्छे से, बाकी तो आप समझ ही गए होंगे। ग्रेजुएशन की मैथ कर रहे हैं, वो भी 3rd ईयर की, 5th सेमेस्टर की, तो मैथ्स में अब थोड़ा हाथ सेट हो गया होगा। अब जिस तरह से होमोमॉर्फिज्म ऑफ अ वेक्टर स्पेस होता है, उसी तरह से आइसोमॉर्फिज्म ऑफ अ वेक्टर स्पेस भी होता है। सो अब हम डिस्कस करेंगे, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट आइसोमॉर्फिज्म ऑफ अ वेक्टर स्पेस। की भी कुछ कंडीशंस एंड डेफिनेशंस है, सब मैं लिख देती हूँ फिर एक्सप्लेन कर दूंगी। अब देखिएगा आइसोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन क्या कहती है। लेट यू एफ एंड वी एफ बी टू वेक्टर्स स्पेस एंड एफ सच दैट यू एफ मैपिंग हो रही है वी एफ इज कॉल्ड आइसोमॉर्फिज्म ऑफ अ वेक्टर स्पेस ऑफ यू ऑन टू वी एफ। देखिए बिल्कुल सेम डेफिनेशन है जैसे होमोमॉर्फिज्म की होती है, लेकिन दोनों में एक डिफरेंस था, आपने अगर ध्यान नहीं किया हो तो मैं बताती हूँ। यहाँ पर लिखा है u इंटू वी, यानी कि u इंटू वी। ठीक है, यहाँ लिखा है u ऑन टू वी, यहाँ जो मैपिंग है वो कैसी है, ऑन टू। वहाँ क्या मैपिंग थी, इनटू। ये होता है डिफरेंस होमोमॉर्फिज्म और आइसोमॉर्फिज्म। होमोमॉर्फिज्म ऑफ अ वेक्टर स्पेस होता है इनटू, आइसोमॉर्फिज्म होता है ऑन टू। तो आपको यही बात अच्छे से ध्यान रखनी है, बच्चे इसी में ही कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जाम टाइम पे, तो बिल्कुल अच्छे से आपको माइंड में सेट कर लेनी है। अब देखिए इसकी कंडीशन क्या होगी, जो आपकी मैपिंग होगी एफ इज़ 1 1, जो आपकी मैपिंग है वो कैसी होनी चाहिए, 1 1। ठीक है, अब मैं यहाँ ये तो बताने बैठूंगी नहीं कि 1 1 मैपिंग क्या होती है, ये तो आपका 11th क्लास का कॉन्सेप्ट है, आपको पता होना चाहिए। नहीं आता तो पहले आप सीख लें कि मैपिंग 1 1 ऑन टू क्या होती है, और आपकी मैपिंग कैसी होती है, ऑन टू 1 1, और साथ ही साथ में आपकी जो मैपिंग है वो आइसोमॉर्फिज्म के साथ साथ होमोमॉर्फिज्म भी होनी चाहिए। एफ इज़ होमोमॉर्फिज्म। तो ये 3 कंडीशंस हैं जो सेटिस्फाई करती हैं एक मैपिंग को आइसोमॉर्फिज्म ऑफ अ वेक्टर स्पेस बनाने में। ठीक है, अब इस चैप्टर का एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बचता है, कोशेंट स्पेस क्या होता है। क्या बोला मैंने, कोशेंट स्पेस। अब इसको पढ़ते हैं। सो देखिएगा फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर लिख दी है, लेट W बी एनी सब स्पेस ऑफ अ वेक्टर स्पेस वी एफ। वेक्टर स्पेस जो वी एफ है उसका एक सब स्पेस है W। ठीक है, लेट अल्फा बी एनी एलिमेंट ऑफ V। जो वेक्टर स्पेस है V उसका एक सब स्पेस है W और उसका एक एलिमेंट है अल्फा। थोड़ा सा यहाँ पर आपको थिंकिंग अपनी डेवलप करनी होगी चीज़ों को समझने के लिए। W कोई एलिमेंट नहीं है, एक सब स्पेस है, अल्फा एक एलिमेंट है जो कि वेक्टर स्पेस से लिया गया है। ठीक है, देन द सेट W प्लस अल्फा, जो सब स्पेस और एलिमेंट को ऐड करके सेट बनेगा वो क्या बनेगा, गामा प्लस ए, और गामा जो है वो W से लिया गया है, यानी कि गामा भी एक एलिमेंट है जो सब स्पेस W से लिया गया है, तो गामा बिलोंग्स टू W इज कॉल्ड अ राइट कोसेट ऑफ W। तो ये कहलाएगा आपका राइट कोसेट W का इन V मतलब वेक्टर स्पेस में, जनरेटेड बाय अल्फा, जो कि किससे जनरेट होता है, अल्फा से। सिमिलरली द सेट अल्फा प्लस W, अभी क्या था, W प्लस अल्फा, डिफरेंस समझिए, यहाँ था W प्लस अल्फा, तो इसको बोला हमने राइट कोसेट। अब क्या है, अल्फा प्लस W, इसको बोलेंगे हम लेफ्ट कोसेट। क्यों, यहाँ पर सेम है, अल्फा प्लस गामा बिलोंग्स टू W इज कॉल्ड अ लेफ्ट कोसेट इन V जनरेटेड बाय अल्फा। देखिए दोनों ही लेफ्ट को सेट भी और राइट को सेट भी जनरेट होना है अल्फा से। अल्फा एक एलिमेंट है जो वेक्टर स्पेस का है, गामा एक और एलिमेंट है जो सब स्पेस का है, W का है, और डिफरेंस इतना है, यहाँ पर अल्फा राइट में प्लस किया गया है इसलिए राइट को सेट है, यहाँ पर अल्फा लेफ्ट में प्लस किया गया है, यहाँ पर लेफ्ट को सेट है। सिंस W प्लस अल्फा इक्वल्स टू अल्फा प्लस W, लेकिन दोनों क्या हैं, इक्वल है।
डब्लू प्लस अल्फ़ा वी, अल्फ़ा प्लस डब्लू, इसको हम राइट कोसेट बोलेंगे क्योंकि राइट में अल्फ़ा ऐड किया गया है, यहाँ पर लेफ्ट में ऐड किया गया है, इसलिए हम इसको लेफ्ट कोसेट बोलेंगे। सो द फैमिली ऑफ कोसेट इज सेट टू बी quotient space. The family of coset is said to be quotient space. Hence, W plus alpha is called simply a coset of W in V generated by alpha. Alpha belongs to W. W plus alpha is equals to W. ठीक है, तो यहाँ पर जैसे आपने क्वोशंट रिंग की डेफिनेशन पढ़ी होगी, मेरा जो फर्स्ट चैप्टर था इस बुक का ग्रुप एंड रिंग थ्योरी का, उसमें मैंने फर्स्ट चैप्टर था रिंग्स, उसमें मैंने क्वोशंट रिंग के बारे में बताया था। तो उसमें ये सब चीज़ें थी, वहाँ पर जिसको अच्छे से समझ में आया होगा, याद हो चुकी होगी डेफिनेशन, वो उसको यहाँ पर ये भी चीज़ अच्छे से समझ में आई होगी। वहाँ रिंग चैप्टर था, क्वोशंट रिंग थी, यहाँ वेक्टर स्पेस है तो क्वोशंट स्पेस है, थोड़ा थोड़ा सिमिलरली वर्क है। सो ये थे सारे टॉपिक्स आपके इस चैप्टर के। अब ये चैप्टर भी फिनिश हो गया है आज सेकंड लेक्चर में। थर्ड लेक्चर में मैं इसके प्रैक्टिस के क्वेश्चंस लेकर आऊँगी इसके, जिसके कमेंट्स भी मेरे पास आए थे। So thank you friends, watch my video, please share, like and comment more. Radhe Radhe friends.